हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 10 प्रोसेस कॉस्टिंग। ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं। इस तीसरे पार्ट के अंदर हम वेटेड एवरेज मेथड से WIP का किस तरह से वैल्यूएशन किया जाएगा वो कवर अप करेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो कवर अप करेंगे और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो है उसका कॉन्सेप्ट और उसके रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर अप करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, राइट, उसमें बेसिक ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर हमने फीफो मेथड से WIP का किस तरह से वैल्यूएशन किया जाएगा, और अगर सिर्फ ओपनिंग WIP नहीं दे रखी है तो कोई भी फीफो या वेटेड एवरेज कोई भी करेंगे तो उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कवर अप की है, और तो और केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी हमने कवर अप कर लिया है। इस पार्ट के अंदर हम वेटेड एवरेज बेसिस पर किस तरह से वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन किया जाएगा वो समझने वाले हैं। इसके साथ साथ इलस्ट्रेशन 5 कवर अप करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, 4 एंड 6 कवर अप करेंगे, और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 6 वो यहाँ पर हम कवर अप करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 10 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर 10 का, राइट। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम समझने वाले हैं सबसे पहले वेटेड एवरेज मेथड से किस तरह से WIP का वर्किंग किया जाएगा। 2 मेथड से वैल्यूएशन हो सकता है WIP का। ओपनिंग WIP जब भी दे रखी है तब फीफो बेसिस पर या फिर वेटेड एवरेज पर। अगर ओपनिंग WIP नहीं दे रखी है तो ये वेटेड एवरेज या फिर फीफो बेसिस की कोई भी इश्यू नहीं आएगा, वो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, राइट। ओपनिंग WIP दिया हुआ है तभी फीफो या वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना रहेगा। फीफो में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि ओपनिंग WIP भी है और ड्यूरिंग द पीरियड आप कुछ नया रॉ मटेरियल भी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें से जो आउटपुट मिलेगा उसमें सबसे पहले जो अपने ओपनिंग WIP में जो वर्क इन प्रोग्रेस में था वो सबसे पहले कंप्लीट होगा। उसके बाद जो बाकी के रिमेनिंग कंप्लीटेड यूनिट्स है वो ड्यूरिंग द पीरियड जो रॉ मटेरियल ऐड किया है उसमें से बने हुए होंगे। वेटेड एवरेज में ऐसा कुछ नहीं होगा। वेटेड एवरेज में ओपनिंग WIP और यूनिट्स जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, रॉ मटेरियल जो फ्रेशली इंट्रोड्यूस किया गया है वो मिक्स हो जाएंगे और उसमें से वेटेड एवरेज बेसिस पर, उसमें से एवरेज बेसिस पर कंप्लीटेड यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक वगैरह में जाएंगे। तो इस वजह से वैल्यूएशन थोड़ा सा चेंज होगा। फीफो में हम क्या करते थे, हम फीफो में सबसे पहले जो वो इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला बनाते थे उसमें भी जो ओपनिंग WIP के थे जो ड्यूरिंग द पीरियड जो प्रोसेस करते थे उसमें उसको इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करते थे। फिर जो कंप्लीटेड यूनिट्स, जो रिमेनिंग यूनिट्स थे जो कंप्लीट हो चुके हैं वो फ्रेशली इंट्रोड्यूस में से थे तो उसमें 100% प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड होता था। बाकी फिर क्लोजिंग WIP एबनॉर्मल लॉसेस वगैरह मिलते था। फिर जब हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते थे या फिर वैल्यूएशन निकालते थे तो उसके लिए जो फीफो बेसिस में हम करते हैं तो उसमें ओपनिंग WIP का जो कॉस्ट है उसको सिर्फ जो कंप्लीटेड यूनिट्स फ्रॉम द ओपनिंग WIP है उसी में या फिर ओवरऑल कंप्लीटेड यूनिट्स में ही ऐड किया जाता है। वो बाकी के जो एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन वगैरह है जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक या फिर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, उसमें उसकी इंपैक्ट नहीं आती है। वेटेड एवरेज में क्या होगा, यहां पर हमें जो कंप्लीटेड यूनिट्स है उसमें बाइफर्केशन नहीं करना है कि कितना ओपनिंग WIP में से कंप्लीट हुआ है और कितना ड्यूरिंग द पीरियड जो फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड है उसमें से कितना कंप्लीट हुआ है। यहां पर यूनिट्स कितने कंप्लीट हुआ है उसी को कंसिडर किया जाएगा, उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड हुई है ऐसा माना जाएगा, राइट। और जो कॉस्ट होगा ओपनिंग WIP का जो ऑलरेडी इनकर हो चुका है वो भी करंट ईयर का जो कॉस्ट है उसी में ऐड करके सभी में डिवाइड हो जाएगा। यहां पर वेटेड एवरेज बेसिस पर सभी में उसकी इंपैक्ट आ जाएगी। फीफो में उसको अलग रखा जाता है, वो सारे एलिमेंट्स में ऐड नहीं किया जाता है, सारे एलिमेंट्स में स्प्रेड नहीं किया जाता है। जबकि वेटेड एवरेज में जो ओपनिंग WIP है उसका भी जो कॉस्ट है वो सारे एलिमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड जो प्रोसेस हुए हैं उसमें वो स्प्रेड हो जाएगा। बस उतना इसमें डिफरेंस रहेगा, राइट। इसके रिलेटेड इलस्ट्रेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 10.22 पर दिया हुआ है। इसमें हमें जो इलस्ट्रेशन 4 में जो डेटा था जिसको हमने फीफो बेसिस पर वैल्यूएशन किया था उसी को कंसिडर करके वेटेड एवरेज बेसिस पर हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना रहेगा। तो इलस्ट्रेशन 4 एक बार देख लेते हैं, याद कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा। चलिए, इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी थी। ओपनिंग WIP 1000 यूनिट्स है जो ऑलरेडी 60% कंप्लीट है, मतलब कि बाकी का 40% ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट हुआ होगा। कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,10,000, यूनिट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 10,000 यूनिट्स, 1000
ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में थे और 10,000 न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसकी कॉस्ट है 19,30,000। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000 यूनिट्स, 11,000 टोटल इनपुट है, उसमें से 9,000 कंप्लीट 9,000 है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुए हैं, मतलब कि कंप्लीटेड यूनिट्स है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 800 यूनिट, 75% कंप्लीट। जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ड्यूरिंग द पीरियड जो इन प्रोसेस है जो कंप्लीट नहीं हुआ है एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो कितने यूनिट्स है 800, और उसमें 75% प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है, 25% नेक्स्ट पीरियड में होगा। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ टोटल इनपुट्स इंक्लूडिंग द यूनिट्स इन प्रोसेस एट द बिगिनिंग। यहां पर स्पेसिफिकली बताया है कि जो नॉर्मल लॉस है वो 10% होगा, और वो टोटल इनपुट्स का जो इन प्रोसेस था एट द बिगिनिंग एज वेल एज जो ड्यूरिंग द पीरियड जो ऐड किए गए हैं, मतलब कि 11,000 के 10% 1100 यहां पर नॉर्मल लॉस होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो भी आपको जनरली टोटल इनपुट के ही परसेंटेज कंसिडर करने होंगे फॉर द नॉर्मल लॉस। और अगर आपको स्पेसिफिकली बताया है ये जो नॉर्मल लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द पीरियड जो इंट्रोड्यूस किया है उसी के होंगे, तो उसी को कंसिडर करेंगे। हमने जो केस सिनेरियो सोल्व किया था एमसीक्यू बेस्ड, जो एमसीक्यूज थे केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज, उसमें स्पेसिफिकली लिखा था कि भाई नॉर्मल लॉस है वो आपको सिर्फ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जो यूनिट्स है उसी का कंसिडर करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली जिस तरह से क्वेश्चन में आपको दिया है उस तरीके से आपको सोल्व करना कंसिडर करना रहेगा। स्क्रैप रियलाइजेस ₹10 पर यूनिट, स्क्रैप्स आर 100% कंप्लीट। स्क्रैप जो है उसे सेल कर सकते हैं ₹10 पर यूनिट के हिसाब से। नॉर्मल लॉस जो होगा उसमें उसका जो भी लॉस है वो गुड यूनिट्स को बेयर करना पड़ता है, बट हाँ अगर कोई भी रिकवरी होती है तो उसको हमें वो टोटल कॉस्ट में से माइनस करना होगा। रिकवरी जो है वो जनरली हम टोटल कॉस्ट में से माइनस करते हैं। सी यहां पर आपको सिर्फ एक 19,30,000 एक ही कॉस्ट दिया है। अगर आपको मटेरियल लेबर ओवरहेड्स अलग अलग दिए होते तो ये जो नॉर्मल लॉस की रिकवरी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मटेरियल में से माइनस करना रहेगा। इसके रिगार्डिंग हमने केस सिनेरियो में भी कवर अप किया था, आगे के क्वेश्चन में भी हम कवर अप करेंगे। तो अगर आपको नॉर्मल लॉस दिया हुआ है तो उसमें से जो रिकवरी होती है वो टोटल मटेरियल कॉस्ट में से माइनस किया जाएगा, मटेरियल कॉस्ट उतना कम हो जाएगा। अगर आपको अलग अलग एलिमेंट नहीं दिए जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो आपको ओवरऑल कॉस्ट में से ही माइनस करना रहेगा जितनी रिकवरी है वो। एबनॉर्मल लॉस जो है वो उनके यूनिट से बेयर करेंगे और वो कॉस्टिंग पैनल में चार्ज किया जाएगा, राइट। और उसकी रिकवरी यहां पर नहीं होती है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में दिखाई जाएगी, और जो नेट लॉस होगा वो कॉस्टिंग पैनल में ट्रांसफर किया जाएगा, जो ऑलरेडी हमने समझा हुआ है। यूजिंग द FIFO, हमें इलस्ट्रेशन 5 कर रहे हैं इसीलिए यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, आल्सो इवैल्यूएट द आउटपुट। तो यहां पर भी हम इक्विवेलेंट यूनिट्स जो कॉस्ट पर यूनिट है और फिर वैल्यूएशन जो है वो निकालते हैं, उसी तरीके से यहां पर हम कवर अप करेंगे। चलिए यहां पर फर्क सिर्फ एक दो जगह पर ही पड़ेगा जो मैं आपको दिखा दूंगा। यहां पर भी हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा इक्विवेलेंट यूनिट्स का, राइट, उसमें पर्टिकुलर्स इनपुट के पर्टिकुलर्स हैं, फिर इनपुट के यूनिट्स, फिर पर्टिकुलर्स ऑफ आउटपुट, आउटपुट के यूनिट्स, फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट्स। सी यहाँ पर टोटल कॉस्ट है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स अलग अलग नहीं दिया है, उसके परसेंटेज अलग अलग नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ ये दो कॉलम ही बनेगी। अगर मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट का अलग होगा तो मटेरियल की दो कॉलम्स और कन्वर्जन कॉस्ट की दो कॉलम। अगर मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों के कॉस्ट तीनों के परसेंटेजेस अगर अलग अलग होते तो मटेरियल का अलग, लेबर का अलग और ओवरहेड का अलग, सभी की दो दो कॉलम्स बनती, राइट, जो हमने फीफो में भी किया हुआ है। अगर आपको लेबर और ओवरहेड्स के कॉस्ट अलग अलग दिए हैं बट अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सेम दिया है तो फिर आप उसको एक साथ भी इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही आंसर सेम आएगा, राइट। परसेंटेज अगर अलग अलग है लेबर एंड ओवरहेड्स के तो आपको अलग अलग कॉलम्स बनानी रहेगी। चलिए तो यहाँ पर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस 10,000, तो टोटल इनपुट है 11,000। उसमें से जो हमारा कंप्लीट हो चुके हैं वो 9,000 यूनिट्स है। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000। यहाँ पर बाइफर्केशन नहीं करना है कि ओपनिंग में से कितना और हमारा यूनिट्स न्यूली इंट्रोड्यूस्ड में से कितना। यहाँ पर ऐसा माना जाएगा कि ये 9,000 है वो इन 11,000 में से मिलकर एवरेज होकर ही 9,000 बने हैं, और ऐसा मान लिया जाएगा कि पूरा का पूरा ड्यूरिंग द पीरियड बना है, तो 9,000 जो है उसमें कंप्लीशन 100% इसी पीरियड में हुआ है, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स भी 9,000 होंगे, राइट। ये एक पॉइंट जो है वो फीफो और वेटेड एवरेज में अलग अलग होता है। फीफो में हमने क्या किया था, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का अलग और फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड का अलग यहां पर कंसिडर किया था। देखिए
फ्रॉम पहले सबसे पहले ओपनिंग WIP में से कंप्लीट होते हैं 1000, टोटल हमारे 9000 यूनिट्स कंप्लीट हुए थे। तो ओपनिंग WIP के 1000 जो थे वो पहले फिनिश हो चुके, पहले कंप्लीट हो चुके, फीफो मेथड है इसीलिए। बाकी के जो रिमेनिंग कंप्लीटेड यूनिट्स है वो फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड में से होंगे, मतलब कि बाकी के 8000 9000 टोटल थे, उसमें से 1000 ओपनिंग WIP में से और बाकी के 8000 फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड में से बने हैं। तो यहां पर क्या होता है डिफरेंस, इक्विवेलेंट यूनिट्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ओपनिंग WIP अगर आप अलग से दिखाते हैं तो उसमें जो प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड किया है उतना ही आपको कंसिडर करना है फॉर द इक्विवेलेंट यूनिट्स कंसिडर करने के लिए। तो यहां पर ऑलरेडी 60% कंप्लीट है, तो ड्यूरिंग द पीरियड हम 1000 यूनिट्स पर कितनी प्रोसेस करेंगे, 40%। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हो जाएंगे, 400। जबकि बाकी के 8000 पर इसी पीरियड में वो मटेरियल इश्यू की है और इसी पीरियड में उसके ऊपर प्रोसेस किया है, तो 100% प्रोसेस इसी पीरियड में हुआ है, तो 100% और 8000 यूनिट्स हो जाएंगे। तो यहां पर कंप्लीटेड यूनिट्स के इक्विवेलेंट यूनिट्स 8400 होते हैं, जबकि वेटेड एवरेज में 9000। यहां पर ये ओपनिंग WIP और ये फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड में कुछ भी बाइफरकेशन नहीं होगा, मिक्स करके एवरेज करके कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक पॉइंट इक्विवेलेंट यूनिट्स में डिफर होगा, बाकी ये सारी चीजें एज इट इज होगी, राइट। इसका दूसरी भी इंपैक्ट आएगी, वो भी बाद में मैं समझाऊंगा। चलिए, फिर हमें बताया था कि भाई नॉर्मल लॉस है वो टोटल इनपुट्स का होगा, इंक्लूडिंग जो बिगिनिंग एट द बिगिनिंग जो इन प्रोसेस थे। तो टोटल 11000 के 10% करेंगे 1100, इसका जो 1100 है उसका लॉस बाकी के यूनिट्स को बेयर करना है, तो यहां पर इक्विवेलेंट 0 कंसिडर किए जाते हैं, राइट। फिर क्लोजिंग WIP दे रखा था 800 और बताया था कि भी 75% कंप्लीट हुआ है, तो ड्यूरिंग द पीरियड 75% कंप्लीट हुआ है, तो 800 उसका 75% मतलब कि इक्विवेलेंट यूनिट्स होंगे 600। तो यहां पर 11000 टोटल हमारा इनपुट है, जबकि हमारा आउटपुट कितना दिया है 9000 प्लस 1100 प्लस 800, मतलब कि यहां पर डिफरेंस, और डिफरेंस है कितना 100 यूनिट्स का, 100 यूनिट्स कम आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। और बताया कि भाई स्क्रैप भी 100% कंप्लीट है, तो इसमें भी 100% कंप्लीट और 100 यूनिट्स कंसिडर किए जाएंगे। ये तीनों चीजें फीफो हो या वेटेड एवरेज हो सभी में सेम होगा। यहां पर फर्क सिर्फ यूनिट्स कंप्लीटेड में होगा, फीफो होगा तो ओपनिंग WIP के पहले कंसिडर करेंगे और परसेंटेज जो कंप्लीट करने बाकी है उतने ही कंसिडर किए जाएंगे। फिर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड में से रिमेनिंग आउटपुट मिलेगा और उसमें 100% करेंगे, जबकि वेटेड एवरेज में पूरा का पूरा कंप्लीटेड यूनिट्स इसी पीरियड में हुआ है ऐसा माना जाएगा और उतना ही लिखा जाएगा, और उसमें 100% प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड हुआ है ऐसा ही माना जाएगा, राइट। अब कॉस्ट पर यूनिट, यहां पर कंप्यूटेशन करेंगे तो उसमें जो ओपनिंग WIP का कॉस्ट है वो भी कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि ये जो 1000 यूनिट्स है उसको भी हमने ऐसा मान लिया कि भाई इसके ऊपर भी प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड हुआ है, बट एक्चुअल में तो कॉस्ट उसमें प्रीवियस पीरियड में हो चुका होगा। तो क्या होगा कि यहां पर जो पूरा का पूरा कॉस्ट है ओपनिंग WIP का वो भी कंसिडर किया जाएगा और वो भी सभी में स्प्रेड किया जाएगा, ताकि एवरेज मिल जाए, वेटेड एवरेज हो जाए, राइट। तो यहां पर ओपनिंग WIP का भी कॉस्ट 1,10,000, ड्यूरिंग द पीरियड हमने कॉस्ट इनकर किया है 19,30,000, और जो रिकवरी हुई है नॉर्मल लॉस की, क्योंकि उतना कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा, तो 10 रुपीज बताया था पर यूनिट, तो 10 रुपीज इंटू 1100 यूनिट्स तो हो जाएगा 11,000। तो टोटल हमारा कॉस्ट आएगा 20,29,000 जो स्प्रेड किया जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट कॉस्ट मिल जाएगा पर यूनिट। तो 20,29,000 डिवाइड बाई 9700 तो हो जाएगा ₹209.80। फीफो में यहां पर डिफरेंस क्या रहता है, फीफो में सिर्फ करंट ईयर का कॉस्ट और उसमें से रिकवरी माइनस की जाती है। यहां पर टोटल कॉस्ट दिया है तो रिकवरी टोटल कॉस्ट में से माइनस होगी। अगर आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अलग अलग एलिमेंट के कॉस्ट अलग अलग दिए हैं तो मटेरियल में से ही माइनस करना है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए, तो फीफो में ये एक चेंज आता है, राइट, क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट्स भी हमने उसी तरीके से कंसिडर किया है। देखिए यहां पर 19,30,000 में से सीधा 11,000 माइनस कर दिया, इसमें 1,10,000 ऐड नहीं होगा, तो यहां पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगा 210.88। फिर क्या करते हैं वो ओपनिंग WIP में जो पीरियड, करंट पीरियड में जो प्रोसेस किया है उसको 210.88 जो इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट आया उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे 400 इक्विवेलेंट यूनिट को, और बाकी का 1,10,000 ऐड किया जाएगा ताकि कंप्लीटेड यूनिट्स का टोटल कॉस्ट हमें मिल सके। जबकि वेटेड एवरेज में क्या होगा, सिर्फ ये 209.18 से ही सारे के सारे यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा, ओपनिंग WIP का कॉस्ट जब हमने इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया उसी में ऐड कर दिया है, तो उसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है व्हेन फाइंडिंग आउट द वैल्यूएशन ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस, राइट।
तो यहाँ पर यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9000 पूरे के पूरे लिए जाएंगे। P4 में अलग अलग 8000 जो भी 1000 था उसको जो इक्विवेलेंट था 400 उसको पहले मल्टीप्लाई किया और 1,10,000 ऐड किया और फिर बाकी के 8000 को मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड किया। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा 9000 को जो इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट मिला है उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, राइट। तो ये होता है 18,82,620। एबनॉर्मल लॉस, राइट, 100 यूनिट्स थे 209.18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोजिंग डब्ल्यूपी, यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स ही कंसिडर करने हैं, उसी के साथ मल्टीप्लाई करने होंगे तभी हमें वैल्यू मिलेगी। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमें फीफो में इन डिटेल समझा हुआ है, राइट। तो 209.118 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,25,508। क्लियर। यहाँ पर वैल्यूएशन जो है वो चेंज होगा, फीफो और वेटेड एवरेज में सेम आंसर डेफिनेटली नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट्स भी थोड़ा सा अलग है और पर कॉस्ट पर यूनिट भी अलग है। समझ में आ रहा है। इसका भी प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं, जितना कॉस्ट किया है उसको डेबिट करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को भी डेबिट करेंगे और ये तीनों चीजें क्रेडिट हो जाएगी, राइट। तो हमारा मैच हो जाएगा, सिंपल। नॉर्मल लॉस की रिकवरी भी क्रेडिट करनी रहेगी, राइट। ऐसा हमने वो इलस्ट्रेशन 4 के साथ कवर अप किया है तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, सिर्फ अमाउंट ही डिफर होगी। फिर ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बाद में कवर अप करते हैं। अब हम वेटेड एवरेज रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो यहां पर हम कवर अप करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, 2 हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 देखते हैं, पेज नंबर 10.33 पर है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ February. प्रोडक्शन रिकॉर्ड, यूनिट्स इन प्रोसेस एज ऑन 1st February। सी यहां पर हमें फॉर द मंथ ऑफ February बताया है और ये 1st February का दिया है तो वो क्या है, ओपनिंग WIP। ऑल मटेरियल्स यूज्ड 25% कंप्लीट फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल सब कुछ इसमें ऐड कर दिया था बट लेबर एंड ओवरहेड कितना कंप्लीट है, 25%। तो बाकी का 75% ड्यूरिंग द पीरियड किया जाएगा, 4000 यूनिट्स। न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 16,000 यूनिट्स कंप्लीटेड 14,000 यूनिट्स इन प्रोसेस एज ऑन 28 February, मतलब कि क्लोजिंग WIP में कितना है, 6,000 यूनिट्स। All materials used 33.33% complete for labor and overheads during the period। मटेरियल तो पूरा का पूरा ऐड कर दिया है बट लेबर एंड ओवरहेड्स में 33.33% काम हुआ है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स, WIP एज ऑन 1st February, जो हमें बिगिनिंग ओपनिंग WIP दे रखा है उसका कॉस्ट दिया हुआ है। मटेरियल लेबर ओवरहेड में अलग अलग है, 6,000, 1,000 एंड 1,000, टोटल होता है 8,000। कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ कितना इनकर किया है, मटेरियल में 25,600, लेबर में 15,000, ओवरहेड्स में 15,000, टोटल होता है 55,600। Presuming that average method of inventory is used, prepare statement of equivalent production, statement showing cost for each element, statement of apportionment of cost and process cost account for process 1। ये 4 चीजें हमें जनरली करनी पड़ेगी, तभी मतलब कि ये 3 चीजें करेंगे तभी हमारा प्रोसेस अकाउंट बन सकेगा। तो ये जनरली चारों चीजें आपको पूछी जाती है, तो आपको ये तीनों चीजें जनरली वर्किंग नोट में नहीं दिखानी होगी। अगर आपको सीधा ही प्रोसेस अकाउंट पूछा है तो ये तीनों पॉइंट, तीनों स्टेप्स आपके वर्किंग नोट में आने चाहिए, एडवाइजेबल है, राइट। चलिए, सी यहाँ पर लेबर एंड ओवरहेड्स का कंप्लीशन ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग WIP में सेम है, तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट यूनिट्स जो कैलकुलेट करेंगे तो उसमें लेबर और ओवरहेड्स के यूनिट्स सेम होंगे तो उसकी एक ही कॉलम बनाएंगे तो चलेगा, एक ही साथ बनाएंगे तो चलेगा, 2 कॉलम बनानी रहेगी। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पर सारे हेडिंग्स वगैरह नहीं दे रहा हूं, आप प्रॉपर्ली लिखिएगा, समझाने के लिए है ये सिर्फ। सबसे पहले इनपुट के पर्टिकुलर्स, फिर इनपुट के यूनिट्स, फिर आउटपुट के पर्टिकुलर्स, फिर आउटपुट के यूनिट्स। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं की है तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जनरली वेटेड एवरेज इजी रहता है, बाकी आपको जो भी अच्छा लगे कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन में मेथड बताई गई है तो उसी को फॉलो करना कंपलसरी हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स की कॉलम्स आएंगी जिसमें मटेरियल की 2 आएगी और लेबर एंड ओवरहेड्स की 2 कॉलम्स आएगी, परसेंटेज और यूनिट्स। लेबर एंड ओवरहेड्स के परसेंटेज सेम है तो उसको एक ही साथ हम दिखा देंगे तो चलेगा। चलिए, ओपनिंग WIP में हमारे कितने इनपुट यूनिट्स थे,
4000 और इंट्रोड्यूस्ड किए हैं 16000। तो टोटल हमारा इनपुट हो जाएगा 20,000, राइट। अब आउटपुट उसमें 14,000 नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किए हैं और क्लोजिंग WIP है 6,000। कंप्लीटेड यूनिट्स एंड क्लोजिंग WIP। सी यहाँ पर हम वेटेड एवरेज कर रहे हैं तो कंप्लीटेड यूनिट्स जितना है वो पूरा का पूरा इसी पीरियड में कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर फीफो नहीं है तो ओपनिंग में से कितना और फ्रेशली इंट्रोड्यूस न्यूली इंट्रोड्यूस्ड में से कितना वो हमें अलग बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो 16,000 कंप्लीटेड में लिखेंगे और हमें क्लोजिंग WIP में बताया 4,000, राइट। तो सी हमारा यहाँ पर, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 14,000 जो है वो कंप्लीट हुए हैं और 6,000 जो है वो यहाँ पर क्लोजिंग WIP में है। तो सी यहाँ पर 20,000 जितना इनपुट था उतना ही आउटपुट है, तो ना एबनॉर्मल लॉस है ना एबनॉर्मल गेन है, ना ही नॉर्मल लॉस के बारे में हमें कुछ बताया है, राइट। चलिए, कंप्लीटेड यूनिट्स तो पूरा का पूरा इसी पीरियड में हुआ है, राइट, इसीलिए 100% हो जाएगा दोनों में, मटेरियल एज वेल एज लेबर ओवरहेड्स में। तो 14,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स। फिर क्लोजिंग WIP में हमें बताया हुआ है कि 33.33% लेबर और ओवरहेड्स के लिए कंप्लीट है, बाकी मटेरियल तो पूरा का पूरा इसी पीरियड में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मटेरियल के लिए 100%, तो 6,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स, और जो लेबर ओवरहेड्स है उसके लिए 33.33% कंप्लीट हो चुका है, तो 2,000 यूनिट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स मटेरियल के लिए हो जाएंगे 20,000 पूरे के पूरे, जबकि लेबर ओवरहेड्स के लिए होंगे 16,000। सिंपल। सी यहाँ पर आपको ओपनिंग WIP के परसेंटेज या उसका झंझट नहीं रहता है, तो ये वेटेड एवरेज मेथड इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए इजी हो जाता है, सिंपलर हो जाता है कंपेयर टू फीफो, राइट। तो अगर आपको कुछ भी नहीं बोला है तो ये मेथड यूज करनी एडवाइजेबल है। फिर कॉस्ट पर यूनिट हमें कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल का अलग और लेबर ओवरहेड्स का अलग हम करेंगे तो चलेगा, लेबर ओवरहेड्स में टोटल ही यूनिट सेम रहने वाले हैं तो एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मटेरियल का कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल में यहाँ पर जो हम कंसिडर करेंगे, सी वेटेड एवरेज मेथड है तो उसमें हमें ओपनिंग WIP एज वेल एज ड्यूरिंग द पीरियड जितना कॉस्ट ऐड किया है उन दोनों का टोटल करके उसको टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट से डिवाइड करना रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फीफो में हम ओपनिंग WIP का कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर नहीं करते थे, बट यहां पर हमें कंसिडर करना होगा क्योंकि हमने नहीं देखा है कि ओपनिंग WIP का कितना कंप्लीट हुआ था और ड्यूरिंग द पीरियड कितना हुआ है, हमने सब कुछ इसी पीरियड में हुआ है ऐसा मान लिया है, राइट। तो यहां पर हमें ओपनिंग WIP का भी कॉस्ट ऐड करना है, राइट, एज वेल एज करंट पीरियड का भी। तो मटेरियल का अलग से करेंगे और लेबर ओवरहेड्स का अलग से करेंगे। तो मटेरियल का ओपनिंग WIP में है 6,000 और ड्यूरिंग द पीरियड है 25,600। तो ₹6,000 प्लस ₹25,600 उसको हम मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट्स मतलब कि 20,000 यूनिट्स से डिवाइड करेंगे। से आप प्रॉपर्ली लिखिएगा, सब कुछ फॉर्मूला सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह दिखाइएगा, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पर इक्विवेलेंट यूनिट आता है वो है ₹1.58। फिर लेबर एंड ओवरहेड्स, तो लेबर एंड ओवरहेड्स में क्या क्या है, लेबर में ओपनिंग WIP में है 1,000 लेबर एंड ओवरहेड्स में, और ड्यूरिंग द पीरियड हुआ है 15,000। तो ₹1,000 प्लस ₹1,000 प्लस ₹15,000 प्लस ₹15,000 उसको हम टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स जो है 16,000 उससे हम डिवाइड करेंगे 16,000 यूनिट्स। तो ये हो जाएंगे 32,000, उसको 16 से डिवाइड करेंगे तो ₹2 पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्लियर। अब हमें कॉस्ट अपोर्शन करना है, अलग अलग जो एलिमेंट है, यहां पर सिर्फ दो ही एलिमेंट है, कंप्लीटेड यूनिट्स और क्लोजिंग WIP।
तो वो करेंगे अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटेड यूनिट्स जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होंगे, कंप्लीटेड यूनिट्स हमारा है 14,000। सी इक्विवेलेंट यूनिट्स को कंसिडर करना जरूरी है। यहाँ पर लेबर में और मटेरियल ओवरहेड्स, सॉरी मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स तीनों में ही कंप्लीटेड यूनिट सेम है, वो जनरली सेम ही रहेगा। तो उसको सीधा ही इस टोटल कॉस्ट से भी 1.58 प्लस ₹2, सॉरी मैंने लिखना भूल गया था, 1.58 प्लस ₹2 से सीधा 14,000 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 14,000 यूनिट्स इंटू ₹1.58 प्लस ₹2, ये 14,000 इंटू ₹3.58, तो ये हो जाएगा ₹50,120। अब हम क्लोजिंग WIP का कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग WIP में दो एलिमेंट अलग अलग होंगे। मटेरियल में पूरा कंप्लीट हुआ है 6,000 यूनिट्स, उसको 1.58 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स इंटू ₹1.58, तो हो जाएगा 9480। और लेबर एंड ओवरहेड्स उसके लिए 2,000 यूनिट्स इंटू ₹2, तो वो हो जाएगा ₹4,000। इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो यह जाएगा 13,480। क्लियर। चलिए अब हमारा जो चौथा एलिमेंट है प्रोसेस अकाउंट बनाना, वो बनाते हैं प्रोसेस 1 अकाउंट। इसमें जो कॉलम्स रहती है पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड रुपीज दोनों ही साइड पर वो बनाएंगे। जो हमारा ओपनिंग WIP है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। ओपनिंग WIP के जो यूनिट्स है वो थे 4,000 यूनिट्स, और उसका जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट लिखना होगा 6,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000। यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिया है तो आपको या तो एलिमेंट वाइज लिखिए, यहाँ पर दिखाइए कि भाई कितना कितना है, 6,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000। यहाँ पर टोटल आपको दिखाना होगा कि किस तरह से मिला, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हो जाएगा 8,000 रुपीज। फिर हमने मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द पीरियड, तो 16,000 यूनिट्स, और उसका जो कॉस्ट है वो है 25,600। फिर लेबर, उसमें यूनिट्स में तो कुछ नहीं होगा, अमाउंट है 15,000, और ओवरहेड्स उसमें भी कुछ यूनिट्स में नहीं आएगा, अमाउंट है 15,000। अब हमारे जो कंप्लीटेड यूनिट्स है जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होते हैं, राइट, प्रोसेस 2 अकाउंट कितना होता है 14,000 यूनिट्स, और उसकी हमने वैल्यू निकाली है वो है 50,120 रुपीज। और जो क्लोजिंग WIP है, यहां पर हम यूनिट्स तो कंप्लीट लिखेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं लिखना होता है, तो 6,000 यूनिट्स, और उसकी जो हमने वैल्यू निकाली है वो 13,480, राइट। तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है 13,480 प्लस 50,120, और इसमें से ये 1,000 प्लस, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है। क्लियर। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, सिंपल इजी है, राइट। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि वेटेड एवरेज मेथड का यूज किस तरह से किया जाता है। FIFO वेटेड एवरेज में सिर्फ दो एलिमेंट में एक तो चेंज होगा, एक तो यहाँ पर कंप्लीटेड यूनिट्स जो है उसमें हम यहाँ पर ओपनिंग WIP और कंप्लीट और न्यूली इंट्रोड्यूस्ड का बाइफर्केशन नहीं करेंगे, इसीलिए सब कुछ 100% ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट हुआ है ऐसा ही माना जाएगा। और इसी वजह से हमें ओपनिंग WIP के भी जो कॉस्ट है उसको भी ऐड करना होगा व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, राइट। उसको भी हम ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड जितना कॉस्ट ऐड किया है उसके साथ हम एड अप करके इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो हमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मिलेगा। समझ में आ रहा है। ये दो पॉइंट अलग होंगे, बाकी तो सिर्फ यहाँ पर कंप्लीटेड यूनिट्स जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो बाकी के एलिमेंट है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाकी प्रोसेस अकाउंट तो एज इट इज ही बनता है जिस जैसे FIFO में बनता है, राइट। चलिए होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3। अब हम समझते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4, पेज नंबर 10.34 पर दिया हुआ है। Following details are related to the work done in process 1 by XYZ company during the month of मार्च। यहाँ पर मार्च मंथ में जो प्रोसेस किया हुआ है उसके बारे में डिटेल्स दे रखी है। ओपनिंग WIP है 2,000 यूनिट्स, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स उसकी वैल्यू दी हुई है 80,000, 15,000, 45,000। मटेरियल्स इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1
38,000 और उसका कॉस्ट है 14,80,000, ये मटेरियल का कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर है 30,59,000, ओवरहेड्स है 10,77,000। यूनिट्स स्क्रैप्ड 3000 यूनिट्स, टोटल लॉस कितना हुआ है 3000 यूनिट्स। डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल के लिए हुआ है 100% और लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए 80%। पहली बार लॉस के अंदर हमें अलग अलग परसेंटेज दिए हुए हैं। अब तक शायद हमने जो क्वेश्चन किया उसमें सभी में 100% कंप्लीट ही था। अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको 100% कंप्लीट है ऐसा ही मान लेना रहेगा। क्लोजिंग WIP 2000 यूनिट्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल एंड लेबर ओवरहेड्स 180%। यहाँ पर भी लेबर एंड ओवरहेड्स के परसेंटेज सिमिलर है, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएंगे तो लेबर एंड ओवरहेड्स की एक ही साथ कॉलम्स बन जाएगी, राइट। दो ही कॉलम में दोनों का आ जाएगा। यूनिट्स फिनिश्ड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 35,000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ टोटल इनपुट्स इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP। यहाँ पर भी हमें नॉर्मल लॉस जो है वो टोटल इनपुट का कंसिडर करना है। स्क्रैप्ड यूनिट्स फेच ₹20 पर पीस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यूजिंग एवरेज मेथड। यहाँ पर भी एवरेज मेथड से हमें कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या फिर अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, एंड प्रोसेस वन अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। यहाँ पर नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी हमें पूछे हुए हैं। चलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है 2000 यूनिट्स और ओपनिंग WIP में है 2000 यूनिट्स और 38,000 इंट्रोड्यूस किया है, मतलब कि टोटल 40,000 यूनिट्स है। उसमें से 2000 यूनिट्स क्लोजिंग WIP के है, 35,000 यूनिट्स जो है वो हमारे हो जाएंगे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको में से 35,000 माइनस करते हैं, 2000 माइनस करते हैं। नॉर्मल लॉस के लिए हमें बोला है भाई 5% होगा टोटल इनपुट का, तो 40,000 जो हमारे टोटल इनपुट है उसके 5% यहाँ पर हमें कंसिडर करने होंगे, तो वो हो जाएंगे 2000 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो 35, 2000, 2000 और बाकी के यहाँ पर देखिए अब कितना रहता है, 1000 यूनिट्स का डिफरेंस आता है, तो वो 1000 यूनिट्स क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मल लॉस हो जाएंगे। वैसे भी हमें यहाँ पर टोटल यूनिट स्क्रैप बताया 3000, नॉर्मल लॉस है 2000, तो बाकी के 1000 होंगे एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पर हमारा इनपुट और आउटपुट के यूनिट्स मैच हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। इक्विवेलेंट यूनिट्स का जो हम पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें इनपुट और आउटपुट की 4 कॉलम्स का हमने समझ लिया। अब कंप्लीशन, उसमें कंप्लीटेड यूनिट्स जो हमारे है 35,000 यूनिट्स, उसमें हमें ओपनिंग या फिर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड का बाइफर्केशन नहीं करना है। 100% ड्यूरिंग द पीरियड ही कंप्लीट हुआ है ऐसा माना जाएगा। फिर ये जो नॉर्मल लॉस के 2000 है उसमें तो कोई भी परसेंटेज नहीं होंगे क्योंकि उसका लॉस कौन बेयर करेगा, गुड यूनिट्स। फिर जो 2000 क्लोजिंग WIP है उसमें हमें बोला है मटेरियल 100% ड्यूरिंग द पीरियड ऐड किया है और 80% लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए कंसिडर करेंगे। और ये 1000 एबनॉर्मल लॉस है उसके लिए भी 100% फॉर मटेरियल एंड 80% फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स कंसिडर करना रहेगा। तो हमें इस तरीके से इक्विवेलेंट यूनिट्स मिल जाएंगे। फिर हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो उसके लिए हम ओपनिंग का एज वेल एज ड्यूरिंग द पीरियड का कंसिडर करेंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि भाई नॉर्मल लॉस ओवरऑल स्क्रैप वैल्यू आपको स्क्रैप का रिकवरी दिया हुआ है, तो नॉर्मल लॉस के जितने यूनिट्स है 2000 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज, 2000 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज मतलब कि हो जाता है 40,000 रुपीज। उतना आपको मटेरियल कॉस्ट में से माइनस करना होगा, उससे हमारा कॉस्ट मटेरियल का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, राइट। फिर जो मटेरियल का कॉस्ट है 80,000 फॉर ओपनिंग एंड 14,80,000 फॉर करंट पीरियड, तो उन दोनों का टोटल हो जाएगा 15,60,000। उसमें से 40,000 नॉर्मल लॉस की रिकवरी माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगा 15,20,000। उसको हम इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट हमें मिल जाएगा। फिर लेबर एंड ओवरहेड्स ओपनिंग के है 15 + 45 और ड्यूरिंग द पीरियड के है 3,59,000 + 10,77,000। उसको भी लेबर ओवरहेड्स के इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स मिल जाएगा। फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो कंप्लीटेड यूनिट्स जो 35,000 है उसको टोटल कॉस्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मल लॉस का कुछ नहीं होगा। क्लोजिंग WIP है 2000 यूनिट्स, उसके जो इक्विवेलेंट यूनिट्स होंगे मटेरियल के तो 2000 ही रहेंगे, बट जो लेबर ओवरहेड्स है उसके 80% हमें बोला है, तो 2000 के 80% मतलब हो जाएंगे 1600, उसको लेबर ओवरहेड्स के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एबनॉर्मल लॉस का भी ऐसा ही होगा, 1000 यूनिट्स जो है वो मटेरियल के लिए कंप्लीट है, उसको मटेरियल के कॉस्ट पर इक्विवेलेंट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1000 के 80% लेबर ओवरहेड्स के लिए कंप्लीट है, तो उसके 800 को लेबर ओवरहेड्स की इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल। तो इससे हमें सारे के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे और फिर हम प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर पाएंगे।
राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 10.42 पर। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की इनपुट का पर्टिकुलर्स, इनपुट के यूनिट्स, आउटपुट के पर्टिकुलर्स, आउटपुट के यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की कॉलम्स, जिसमें मटेरियल उसके परसेंटेज यूनिट्स, लेबर ओवरहेड्स उसके परसेंटेज यूनिट्स, राइट। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में 2000 यूनिट्स थे, ड्यूरिंग द पीरियड 38,000 इंट्रोड्यूस किए, तो टोटल इनपुट हो जाएगा 40,000। फिर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 35,000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ टोटल इनपुट बोला है, तो 40,000 के 5% मतलब कि 2,000 यूनिट्स। फिर जो हमारे एबनॉर्मल लॉस जो है, राइट, वो हमारे 1000 यूनिट्स वो हमने कैलकुलेट किया था, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हमें दे रखा है 2000। अब हमें परसेंटेज को जो अप्लाई करना है, राइट, तो मटेरियल के लिए कंप्लीटेड यूनिट्स में तो सब कुछ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब कुछ 100% कंप्लीट है। 100% तो इक्विवेलेंट यूनिट्स भी 35,000, लेबर ओवरहेड्स के लिए भी 100% कंप्लीटेड, 35,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स हो जाएंगे। नॉर्मल लॉस जो है उसको तो गुड यूनिट्स बेयर करेंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। जो एबनॉर्मल लॉस है उसमें भी 100 और 80% दिया था, तो मटेरियल के लिए 100% कंप्लीट 1000 यूनिट्स, और 80% फॉर लेबर ओवरहेड्स 800 यूनिट्स। सिमिलर वे में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में भी 100% कंप्लीट फॉर मटेरियल एंड 80% कंप्लीट फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स। क्लियर। तो यहाँ से हमारा टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर मटेरियल हो जाएंगे 38,000, और लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए हो जाएंगे 37,400। फिर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट बनाया है, आप सीधा ही फॉर्मूलाज लगाकर भी कर सकते हैं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी सभी में ऐड किया जाएगा, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ सभी में ऐड किया जाएगा। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, नॉर्मल स्क्रैप जो है 2000 यूनिट्स इंटू ₹20 वो मटेरियल में से माइनस किए जाएंगे, जो मैंने आपको बोला था, राइट। इससे हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। उस टोटल कॉस्ट को हमें जो इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हमने कैलकुलेट किए हैं 38,000, 37,400, राइट, उससे डिवाइड करना होगा, तो हमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मिल जाएगा। सिंपल। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, वैल्यू ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड 35,000 यूनिट्स को टोटल कॉस्ट 80 रुपीज जो है उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 28 लाख। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल 1000 यूनिट्स 40 रुपीज के साथ, तो 40,000। लेबर एंड ओवरहेड्स में इक्विवेलेंट यूनिट्स होते थे 800 यूनिट्स, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव कॉस्ट को, राइट, तो टोटल मिल जाएगा 72,000। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को भी करेंगे, मटेरियल 2000 यूनिट्स इंटू ₹40, 80,000। लेबर ओवरहेड्स में 1600 इक्विवेलेंट यूनिट्स है, तो उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल मिल जाएगा। सिंपल। ये थर्ड एलिमेंट भी हो गया। अब प्रोसेस अकाउंट, डेबिट साइड पर सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आएगा, फिर ड्यूरिंग द ईयर जो ड्यूरिंग द पीरियड जो हमने कॉस्ट इनकर किए हैं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी उसमें यहाँ पर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स के एलिमेंट अलग अलग दिखाए हैं, आप टोटल ब्रैकेट में टोटल करके भी दिखा सकते हैं, जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में किया था। तो 2000 यूनिट्स 80,000 मटेरियल का कॉस्ट, 15,000 एंड 45,000 लेबर एंड ओवरहेड्स के। फिर मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है, वो भी डेबिट साइड पर आएगा 38,000, 14,80,000। डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स 359 एंड 1077, राइट। अब क्रेडिट साइड पर पहले नॉर्मल लॉस जो है उसकी रिकवरी हम क्रेडिट कर देंगे, उससे हमारा ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगा। तो नॉर्मल लॉस 2000 यूनिट्स और 20 इंटू 2000 मतलब कि 40,000, इसको हम नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में ये डेबिट पर होगा, डेबिट साइड पर आएगा टू प्रोसेस अकाउंट 2000, 40,000। सिंपल। फिर एबनॉर्मल लॉस 1000 यूनिट्स और उसका वैल्यू हमने आगे के स्टेप में निकाला था 72,000, इसको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रोसेस अकाउंट में 1000 यूनिट 72,000 रुपीस। फिर प्रोसेस अकाउंट में 35,000 यूनिट्स और उसकी वैल्यू 28 लाख, सॉरी यहाँ पर प्रोसेस 1, यहाँ पर गलती है, प्रोसेस 2 अकाउंट होना चाहिए, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। प्रोसेस 1 अकाउंट में अपने अकाउंट का तो डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, यहाँ पर प्रोसेस 2 होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइट, इतना चलता है। तो पर आप मत करना, आप अगर आंसर में करेंगे तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स कट सकते हैं, मतलब इसके जो मार्क्स होंगे वो कट सकते हैं। चलिए, तो 35,000 और उसकी वैल्यू, राइट, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 2000 यूनिट्स और 1,44,000, तो यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब हमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाने के लिए बोला गया था,
तो नॉर्मल लॉस की जो रिकवरी है वो हमें मिलेगी या फिर मिलने वाली है, तो सीएलसी अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। तो सीएलसी अकाउंट 2000 यूनिट्स 40,000, ये इन डिटेल हमने आगे कवर अप किया हुआ है। एबनॉर्मल लॉस जो है उसमें जितना रिकवर होगा 20 रुपीज पर यूनिट हमें बोला है, 1000 यूनिट्स हमारे एबनॉर्मल लॉस के हैं, तो कॉस्ट लेजर सीएलसी अकाउंट में 1000 यूनिट्स के 20,000 रुपीज रिकवर होंगे, बाकी के हम ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग पीएनएल में। कॉस्टिंग पैनल में यहाँ पर यूनिट्स में डेफिनेटली कॉस्टिंग पैनल में कोई भी यूनिट्स नहीं होता है, और वैसे भी वो सारा का सारा सेल कर दिया है, तो उसकी जो लॉस नेट लॉस कितना मिला 52,000 वो ट्रांसफर किया जाएगा कॉस्टिंग पैनल में, डेबिट किया जाएगा। सिंपल समझ में आ रहा है, ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हमारा हुआ। नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और हमने यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट, तीनों ही पूछे गए थे, आपको भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये इलस्ट्रेशन सॉरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 था, होपफुली समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया है। अब देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 10.36, ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन लास्ट है, इसका बाद एक इलस्ट्रेशन है वो हम कवर अप करेंगे। हेल्दी स्वीट्स इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैगरी। जो हेल्दी स्वीट्स हैं वो जैगरी प्रोड्यूस करते हैं, गुड़ बनाते हैं। इट्स प्रोसेस इन्वॉल्व शुगर कैन क्रशिंग फॉर जूस एक्सट्रैक्शन, then filtration and boiling of juice along with some chemicals, and then letting it cool to get solidified jaggery blocks। यहाँ पर शुगर कैन जो है उसको क्रश करना है, जूस एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फिर उसको फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग, उसमें से फिल्टर आउट किया जाएगा, और फिर उसको बॉइल किया जाएगा, और फिर उसमें केमिकल्स वगैरह ऐड करके वो ठंडा किया जाएगा, कूल इट आउट, एंड देन सॉलिडिफाइड जैगरी जो है वो ब्लॉक्स में बनाए जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस हमें समझाई है। द मेन प्रोसेस ऑफ जूस एक्सट्रैक्शन, यहाँ पर अलग अलग जूस एक्सट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, ये अलग अलग प्रोसेस है, उसमें से सबसे पहली प्रोसेस है जूस एक्सट्रैक्शन। प्रोसेस 1 is done in conventional crusher which is then filtered and boiled in process 2 in iron pots। पहली प्रोसेस है वो जूस एक्सट्रैक्शन की है, दूसरी प्रोसेस फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग की है। The solidified jaggery blocks are then cut, packed and dispatched, और उसके बाद solidified jaggery blocks को कट पैक करके सेल किया जाता है, डिस्पैच किया जाता है। For manufacturing 10 kg of jaggery, 100 kg of sugarcane is required, which extracts only 45 liter of juice। 10 किलो अगर गुड़ बनाना है तो उसके लिए 100 kg of sugarcane जो है वो यूज किया जाता है, और उसमें से सिर्फ 45 लीटर ऑफ जूस ही निकलता है। 100 kg में से सिर्फ 45 लीटर ऑफ जूस निकलता है, जो बाकी का है, क्योंकि अपने शुगर कैन आपको पता ही होगा राइट, उसमें बहुत ही ज्यादा वो उनके छिलके कूचा जो वगैरह निकल जाता है राइट, उसका बहुत सा जूस इतना नहीं निकलता है, होती बहुत बड़ी बड़ी है बट उतना जूस नहीं निकलता है। 100 kg ऑफ शुगर कैन में से 45 लीटर ऑफ जूस ही निकलता है। और क्वेश्चन के एंड में हमें यहाँ पर बताया हुआ है, कंसिडर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ जूस इक्विवेलेंट टू 1 kg। 1 लीटर ऑफ जूस है उसको हमें 1 kg ही समझना है, मतलब कि लीटर और केजी चाहे भले ही वो अलग अलग है, शुगर कैन आएगा केजी में बट उसका जूस लीटर में निकलेगा, बट उन दोनों का मास सेम है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई 100 kg ऑफ शुगर कैन में से 45 kg ऑफ जूस निकला है, मतलब कि बाकी का जो 55 kg है वो क्या है, नॉर्मल लॉस। जो 100 kg में से हमें 45 kg या 45 लीटर जो जूस मिला, बाकी का जो डिफरेंस है 55 kg का, वो क्या है, नॉर्मल लॉस। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको नॉर्मल लॉस के परसेंटेज नहीं बताया है, बट इस तरीके से समझाया हुआ है क्योंकि ये होने ही वाला है, ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। आप अगर शुगर कैन को प्रोसेस करना चाहते हैं, उसको जूस सेल करना चाहते हैं, जैगरी बनाना चाहते हैं, शुगर बनाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी कर ले, बट उसमें से वो जो कचरा निकलने ही वाला है और उसका कुछ यूज वैसे यहाँ पर ये प्रोसेस में तो कहीं पर यूज नहीं हो सकता है, तो वो क्या है, नॉर्मल लॉस है। तो 55% यहाँ पर क्या है, नॉर्मल लॉस। 100 kg के सामने 45 kg आपको मिलता है, मतलब कि 55% जो है वो आपका लॉस होता है। यहाँ पर 45 लीटर 45 kg दोनों सेम है राइट, हमें ये मास जो है उन दोनों का सेम है ऐसा बताया गया है, तो उसको केजी में रखेंगे या लीटर में, दोनों सेम होगा, मतलब कि 100 kg में से 55 kg का लॉस होगा, 55% नॉर्मल लॉस है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्योंकि डायरेक्टली नॉर्मल लॉस के परसेंटेज नहीं दिए हुए हैं, और ये इंटरेस्टिंग भी है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Following information regarding process 1 has been obtained from the manufacturing department of Healthy Sweets for the month of January। बाकी की जो डिटेल्स है अब वो नॉर्मल है, वो बाकी के क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगी, बट ठीक है, नॉर्मल लॉस वाला पॉइंट अलग है, डिफिकल्ट हो सकता है।
ओपनिंग WIP बताया है 4500 लीटर्स, सुगर कैन 50,000 मतलब कि ये मटेरियल हो जाएगा, लेबर 15,000 और ओवरहेड से 45,000। फिर सुगर कैन इंट्रोड्यूस्ड फॉर जूस एक्सट्रैक्शन 1 लाख केजी इंट्रोड्यूस किया गया है और उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीस। डायरेक्ट लेबर है 2 लाख का और ओवरहेड से 6 लाख का। एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है 1000 केजी। डिग्री ऑफ कंप्लीशन सुगर कैन और लेबर ओवरहेड्स, ये ऑब्नॉर्मल लॉस का ही हमें दिया है कि भाई सुगर कैन 100% कंप्लीट था, लेबर ओवरहेड्स के लिए 80% हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो जो एबनॉर्मल लॉस होगा उसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर मटेरियल होंगे 1000 और लेबर एंड ओवरहेड्स के होंगे 800 मतलब कि 1000 के 80%। सिंपल। क्लोजिंग WIP 9000 लीटर, क्लोजिंग WIP कितना है 9000 लीटर है। उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन सुगर कैन का है 100% और लेबर एंड ओवरहेड्स का है 80%, सेम है। एक्सट्रैक्टेड जूस ट्रांसफर्ड फॉर फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग 39,500 लीटर। नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर किया 39,500 लीटर। इसको हम केजी में मतलब केजी और लीटर दोनों ही सेम ही है यहाँ पर, तो 39,500 केजी भी मान सकते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हमने 4500 लीटर्स ऑलरेडी थे, उसमें 1 लाख केजी ऐड किया, मतलब कि हमारा टोटल इनपुट हो जाएगा 1,04,500। उसमें से 1000 एबनॉर्मल लॉस, 9000 है वो क्लोजिंग WIP है, 10,000 हुआ, और 39,500 जो है, राइट, वो क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो 1000 प्लस 9000 10,000 प्लस 39,500 तो हो जाएगा 49,500 माइनस करेंगे, और 55,000 क्योंकि 1 लाख का इंट्रोड्यूस किया हुआ है, राइट, तो 55,000 हमारा क्या हो जाएगा नॉर्मल लॉस, राइट। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा ये टोटल हो जाएगा 1,04,000। तो ये मैच हो गया। 49,500 में हमारा एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग WIP और कंप्लीटेड यूनिट्स फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस आ गया, और 55,000 हमारा नॉर्मल लॉस। सिंपल। तो ये टोटल इनपुट से मैच हो जाएगा। बाकी हमें परसेंटेजेस वगैरह दिए हैं तो उससे इक्विवेलेंट यूनिट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यूजिंग एवरेज मेथड, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब कि इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट एंड प्रोसेस वन अकाउंट, राइट। तो करते हैं सिमिलर वे में ही यहां पर हमारा क्वेश्चन है। सिर्फ ये नॉर्मल लॉस वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, पहली बार में समझ में ना आए ऐसा हो सकता है, राइट। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। इसका आंसर देखते हैं। 10.47 पर दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसमें भी हमारे कॉलम्स बनेगी, इनपुट के पर्टिकुलर्स, इनपुट यूनिट्स, आउटपुट के पर्टिकुलर्स, आउटपुट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स। सुगर कैन और लेबर ओवरहेड्स के परसेंटेज सेम है तो उसकी कॉलम्स एक ही साथ बन जाएगी, परसेंटेज और यूनिट्स। ओपनिंग WIP में 4,500 लीटर्स या केजी था, यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख, तो टोटल इनपुट हो जाएगा 1,04,500। उसमें से कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है 39,500। नॉर्मल लॉस 55%, राइट। 100 kg ऑफ शुगर कैन एक्सट्रैक्ट 45 लीटर, तो जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा नॉर्मल लॉस। तो ये 55,000, एबनॉर्मल लॉस दिया है 1000 और क्लोजिंग WIP है 9000, तो इस सभी का टोटल हो जाएगा 1,04,500। अब जो कंप्लीटेड यूनिट्स है 39,500, तो वो 100% कंप्लीट है डेफिनेटली ड्यूरिंग द पीरियड 100, 39,500, 100, 39,500। नॉर्मल लॉस के कोई भी परसेंटेज, कोई भी यूनिट्स माइनस नहीं किए जाते हैं क्योंकि वो गुड यूनिट्स बेयर करते हैं उसका लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो है वो मटेरियल, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग WIP मटेरियल के लिए 100% कंप्लीट है और लेबर ओवरहेड्स के लिए 80%। तो 100 के 1000 होंगे यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस, 80% मतलब कि 800, और 9000 क्लोजिंग WIP में है तो उसका मटेरियल 9000 और लेबर ओवरहेड्स के लिए 80% कंप्लीट है तो 7200। यहाँ पर टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स मिल जाएंगे। अब हमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ओपनिंग WIP एज वेल एज ड्यूरिंग द पीरियड जो हम कॉस्ट ऐड करते हैं, इनकर करते हैं, उसको भी कंसिडर करना है। यहाँ पर नॉर्मल लॉस की कोई भी हमें रिकवरी नहीं दे रखी है, अगर दे होती तो वो शुगर कैन मटेरियल में से हमें माइनस करना रहता। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP है 50, 15, 45 और टोटल 1,10,000। उसमें ऐड करेंगे इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 5 लाख, 2 लाख, 6 लाख है, मतलब कि 13 लाख टोटल। तो टोटल कॉस्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। उसको इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हमने आगे फर्स्ट स्टेप में निकाले हैं उनसे डिवाइड करेंगे तो हमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स मिल जाएगा। सिंपल। फिर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड है
राइट, उसमें 39,500 इक्विवेलेंट यूनिट्स थे, उसको जो टोटल कॉस्ट मिला है 29.216। अगर एडवाइजेबल है कि अगर आपको आगे कैलकुलेशन करना है तो उसमें 4 डेसिमल ले तो आपका आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर ही आएगा, पूरा का पूरा मैच हो जाएगा, राइट। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप 4 डेसिमल ले, तो उसको 29.216 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11,54,032 रुपीज। एबनॉर्मल लॉस, शुगर केन में 100% कंप्लीट था बट लेबर ओवरहेड्स में 80% कंप्लीट था, तो उसके साथ अकॉर्डिंगली उन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट किया 1000 यूनिट्स को 11.111, फिर लेबर ओवरहेड्स के 800 यूनिट्स को उसके रिस्पेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया है, तो टोटल हो जाएगा 25,595। क्लोजिंग WIP की वैल्यू जो है उसमें भी शुगर कैन में 100% कंप्लीट था, लेबर ओवरहेड्स में 80%, तो उस हिसाब से कंसिडर किया है, राइट। टोटल हो जाएगा 2,30,355। प्रोसेस अकाउंट बनाया है, सबसे पहले ओपनिंग WIP डेबिट साइड पर आता है, शुगर कैन तो 4500 उसका कॉस्ट लिखा है, लेबर एंड ओवरहेड्स का भी लिखा हुआ है, अदरवाइज आप ब्रैकेट में टोटल भी दिखा सकते हैं। फिर ड्यूरिंग द पीरियड शुगर कैन इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख के और उसका कॉस्ट है 5 लाख, लेबर एंड ओवरहेड्स 2 lakhs एंड 6 lakhs, राइट, रिस्पेक्टिवली। फिर क्रेडिट साइड पर सबसे पहले नॉर्मल लॉस 55,000 यूनिट्स वहां पर क्रेडिट किए जाएंगे, उसकी में कोई भी रिकवरी नहीं है तो अमाउंट 0। एबनॉर्मल लॉस जो है 1000 यूनिट्स, राइट, यहाँ पर 25,613, यहाँ पर 25,595 कैलकुलेट किया था बट यहाँ पर जो क्रेडिट कर रहे हैं अमाउंट वो 25,613 है क्योंकि डिफरेंस आ रहा था। अगर आप 4 डेसिमल लेंगे तो डिफरेंस कम हो जाएगा, और एडवाइजेबल है कि आप जो ये वैल्यू कैलकुलेट करें उसी में आपको देख लेना चाहिए कि मैच हो रहा है या नहीं, जितना डेबिट करने वाले हैं, राइट, उतना ही क्रेडिट हो रहा है या नहीं। बाकी एबनॉर्मल लॉस या फिर क्लोजिंग WIP किसी में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, 5, 10, 50 रुपए में कोई नहीं देता है, राइट, वो इममटीरियल है, पर ये मैच होना ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा अच्छा लगता है। आप वो मैच नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सो इट इज एडवाइजेबल कि आप उसमें किसी में एडजस्ट कर दें, राइट। चलिए, फिर प्रोसेस 2 अकाउंट में ट्रांसफर होगा 39,500 यूनिट्स और उसके वैल्यू, और क्लोजिंग WIP में 9,000 यूनिट्स और उसकी वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इजी है। फीफो वेटेड एवरेज में सिर्फ इक्विवेलेंट यूनिट्स अलग होगा और जो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करेंगे उसमें डिफरेंस आएगा, बाकी सेम वे में ही सब कुछ चलेगा। वेटेड एवरेज कंपैरेटिवली इजी मेथड लग सकते हैं, राइट। तो ये था WIP को किस तरह से वैल्यू कर सकते हैं बेस्ड ऑन फीफो और वेटेड एवरेज। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो एक टॉपिक पेंडिंग है इस चैप्टर का वो हम कवर अप करते हैं, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। पेज नंबर 10.23 पर दिया हुआ है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स मतलब कि एक प्रोसेस में से दूसरी प्रोसेस में जो ट्रांसफर किया जाता है उसमें भी प्रॉफिट एलिमेंट ऐड किया जाएगा। जनरली अब तक जो हमने क्वेश्चन कवर अप किया उसमें क्या था कि एक प्रोसेस में से दूसरी प्रोसेस में यूनिट्स ट्रांसफर होते हैं बट एट कॉस्ट ट्रांसफर किए जाते हैं, जबकि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अगर ऐड किया जाएगा तो उसमें एक डिपार्टमेंट एक प्रोसेस में से दूसरी प्रोसेस में जो ट्रांसफर किया जाएगा उसमें भी प्रॉफिट एलिमेंट होगा। उससे क्या बेनिफिट होता है कि वो जो पर्टिकुलर जो आगे ट्रांसफर कर रहा है उनको प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी, वो डिसाइड कर पाएंगे कि भाई मुझे नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करना चाहिए या फिर मैं अगर बाहर सेल कर दूं तो बेनिफिट होगा। उनसे सभी डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी पता चल सकती है। तो इस वजह से इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट हर एक प्रोसेस अपना प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करके वो नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करेगा। डेफिनेटली ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है। To control cost and to measure performance, different processes within an organization are designed as a separate profit centers. हर एक जो डिपार्टमेंट है प्रोसेस है उनका अलग से प्रॉफिट पता चले, इसीलिए कई बार उनको अलग से सेपरेट प्रॉफिट सेंटर्स माने जाते हैं। In this type of organizational structure, the output of one process is transferred to the next process not at cost but at market value और cost plus a percentage of profit। इसीलिए एक प्रोसेस में से जो दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर किए जाएंगे उस यूनिट्स को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिर मार्केट वैल्यू पर ट्रांसफर किया जाएगा। The difference between cost and the transfer price is known as inter-process profit। जो cost element है और जो transfer price है उन दोनों का जो difference है उसे inter-process profit कहा जाता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं।
Advantages: comparison between the cost of output and its market price at the stage of completion is facilitated. जो भी कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया जाता है तब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, कितना प्रॉफिट है, वो हमें पता चल सकता है. Each process is made to stand by itself as to the profitability. हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी और वो पता चलेगी, उसका परफॉर्मेंस इवेल्यूएट कर पाएंगे. इसके डिसएडवांटेजेस: द यूज ऑफ इंटर प्रॉफिट प्रोसेस इन्वॉल्व्स कॉम्प्लिकेशन. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा कैलकुलेशंस वगैरह करने पड़ेंगे. द सिस्टम शोज प्रॉफिट्स व्हिच आर नॉट रियलाइज्ड बिकॉज ऑफ स्टॉक नॉट सोल्ड आउट. एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक्चुअल में तो कोई प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है, बट ऑन पेपर ऐसा दिखता है कि प्रॉफिट रियलाइज हुआ है, जो इल्यूजरी है, एक्चुअल नहीं है. राइट, तो यहां तक अभी तक स्टॉक सेल नहीं हुआ है तो कोई भी प्रॉफिट एक्चुअल में अराइज नहीं हुआ है, बट ये दिखाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है. तो दो एडवांटेजेस, दो डिसएडवांटेजेस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के दिए हुए हैं. आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि भाई इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है और इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखिए. राइट, दो दो एडवांटेजेस, दो दो डिसएडवांटेजेस हैं, तो उसके दो दो मार्क्स हो जाएंगे और एक आध मार्क उसका डिस्क्रिप्शन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को समझाने का हो सकता है, तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. राइट, उसके एडवांटेजेस क्या है, आउटपुट और मार्केट प्राइस के बारे में पता चलेगा, फिर हर एक डिपार्टमेंट को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी. जबकि डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है और एक्चुअल प्रॉफिट जो रियलाइज नहीं हुआ है वो दिखाता है. सिंपल. इसके रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 6, वो हम कवर अप करते हैं. A Limited produces product X which passes through 2 processes before it is completed and transferred to finished stock. ये जो कंपनी है वो X प्रोडक्ट बनाती है जो 2 प्रोसेसेस में से ट्रांसफर होती है और फिर फिनिश स्टॉक में दी जाती है, फिर कंप्लीट हो जाता है, 2 प्रोसेस में से पास किया जाता है. द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. यहां पर हमें प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और फिनिश स्टॉक की डिटेल्स दे रखी है. ओपनिंग स्टॉक है, प्रोसेस 1 में है 7500, प्रोसेस 2 में है 9000 और फिनिश स्टॉक में है 22500. डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस 1 में 50000, प्रोसेस 2 में 15750. डायरेक्ट वेजेस 11200, 11250. फिनिश स्टॉक में ये सब कुछ नहीं होगा. फैक्ट्री ओवरहेड्स 10500, 4500. क्लोजिंग स्टॉक 3700, 4500 और फिनिश स्टॉक का है 11250. इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक. यहां पर ये जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें कितना कितना प्रॉफिट एडेड है. प्रोसेस 1 में कुछ नहीं होगा क्योंकि वो खुद बना रहे, वो जो आगे सेल करेंगे प्रोसेस 2 को. राइट, प्रोसेस 1 में से प्रोसेस 2 में जाएगा उसमें प्रॉफिट होगा, प्लस प्रोसेस 2 में से फिनिश स्टॉक में जाएगा उसमें प्रॉफिट होगा. तो प्रोसेस 1 का ओपनिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, तो यहां पर 0. प्रोसेस 2 में है 1500 और फिनिश स्टॉक में है 8250. Output of process 1 is transferred to process 2 at 25% profit on the transfer price. प्रोसेस 1 में से जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किया जाता है वो जो अमाउंट है उसमें 25% प्रॉफिट ऐड किया जाता है, 25% ऑन द ट्रांसफर प्राइस. राइट, आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 is transferred to finished stock at 20% profit on the transfer price. प्रोसेस 2 में से जो फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर किया जाता है उसमें 20% ट्रांसफर प्राइस का है वो एज ए प्रॉफिट ऐड किया जाता है. स्टॉक इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट. स्टॉक इन प्रोसेस जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो प्राइम कॉस्ट पर वैल्यूएशन किया जाता है. प्राइम कॉस्ट मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2. फिनिश स्टॉक जो है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, जितना प्रोसेस 2 में से मिला है उसके हिसाब से. सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड आर रुपीज 1,40,000. 1,40,000 का सेल हुआ है. प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स एंड फिनिश गुड्स अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट एलिमेंट एट ईच स्टेज. यहाँ पर हमें प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं और फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाने हैं और सभी में प्रॉफिट भी दिखाना है. कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है और टोटल अमाउंट कितना है वो सभी में दिखाया जाएगा. राइट, तो 3 अकाउंट्स होंगे, प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट, और सभी में कॉलम डेबिट और क्रेडिट साइड पर पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल तीनों की कॉलम्स रहेगी. राइट, इस तरीके से हमें बनाना है. थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स क्रूशियल है, बाकी जिस तरीके से हम करते हैं वैसे ही होगा. चलिए इसका आंसर देखते हैं. प्रोसेस 1 अकाउंट, पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट और प्रॉफिट, ये डेबिट साइड. क्रेडिट साइड पर भी पर्टिकुलर्स, टोटल, कॉस्ट एंड प्रॉफिट. चलिए सबसे पहले जो जो चीजें हमें ऑलरेडी दे रखी है वो हम कंसिडर करेंगे.
तो डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक होगा 7500, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर भी डेबिट साइड पर भी डायरेक्ट होगा, डेबिट साइड पर ही होगा। इन तीनों का टोटल हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक 7500 सी प्रोसेस वन अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड नहीं होगा, वो जब प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करेंगे तब प्रॉफिट होगा। तो ये 7500 है या फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के कॉस्ट है, वो सिर्फ कॉस्ट है, प्रॉफिट में जीरो रहेगा, 15,000, राइट। डायरेक्ट वेजेस 11,200 और प्राइम कॉस्ट यहां पर मिलेगा, इन तीनों का टोटल किया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, तो हो जाएगा 33,700 रुपीज। फिर ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स 10,500 दिया हुआ है, राइट, उसमें भी कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होगा। तो यहां पर हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स, राइट, 44,200। अब हमें यहां पर क्या और बताया हुआ है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3700, तो क्लोजिंग स्टॉक 3700, उसमें भी कोई भी प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होगा, तो क्रेडिट साइड पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक 3700। तो बाकी का सब कुछ हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया टू द नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहां पर हम जो कॉस्ट वाली कॉलम है उसका हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। कॉस्ट वाली जो कॉलम है उसका डेबिट साइड पर टोटल होता है 44,200 और उसमें से 3700 हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो बाकी का हमने क्या कर दिया होगा, ट्रांसफर कर दिया होगा नेक्स्ट प्रोसेस को। तो ये जो 40,500 है वो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दिए, ये बैलेंसिंग फिगर अब हमें मिला हुआ है। हमें यहां पर यह बताया हुआ है कि भाई आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट 25% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस। प्रोसेस 1 में से प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर किया जाएगा उसमें 25% प्रॉफिट होगा ऑन द ट्रांसफर प्राइस। तो यहां पर ये 40,500 ये हमारा कॉस्ट एलिमेंट है, और किस तरह से होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो हमें मिलता है ट्रांसफर प्राइस या फिर सेल प्राइस। यहां पर हमें 25% ऑन द ट्रांसफर प्राइस करना है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि भाई ट्रांसफर प्राइस अगर 100 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा 25, तो कॉस्ट कितना होना चाहिए 75 होना चाहिए। यहां पर हमारे पास क्या है, कॉस्ट है 40,500, 75 के सामने 40,500, तो 25 के सामने कितना और 100 के सामने कितना। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें प्रॉफिट या फिर कॉस्ट टोटल अमाउंट, सॉरी कॉस्ट नहीं टोटल अमाउंट ट्रांसफर प्राइस मिल जाएगा, राइट। फिर बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर हमें मिल सकता है। तो ये 40,500 इंटू 25 डिवाइड बाय 75 कीजिए तो आपको मिलेगा 13,500 प्लस 40,500 तो हमें मिल जाएगा टोटल अमाउंट 54,000। इसका मतलब प्रोसेस 1 में से प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर किया जाएगा वो एट अमाउंट 54,000 किया जाएगा, उसमें प्रॉफिट कितना है 13,500 का, 40,500 का प्रोसेस 1 का कॉस्ट है और 13,500 का प्रॉफिट है, तो टोटल अमाउंट कितनी ट्रांसफर कर रहे हैं 54,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ प्रोसेस 1। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 13,500, जो यहां पर प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किया है उतना ही प्रॉफिट होगा, राइट। तो ये टोटल यहां पर हमारा प्रोसेस 1 अकाउंट क्लोज हो जाएगा, राइट। ये सिंपल है, प्रोसेस 1 अकाउंट सिंपलर है, जितना भी कॉस्ट वगैरह है उनको डेबिट कीजिए और फिर क्लोजिंग स्टॉक जो है उनको भी क्रेडिट कर दीजिए। उनके बाद जो बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग कॉस्ट आता है वो लिख लीजिए और उसको एडजस्ट कर लीजिए प्रॉफिट और टोटल अमाउंट। अगर आपको यहां पर क्वेश्चन में ऐसा दे देते कि भाई 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट ऐड करके करते हैं तो हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो हमें ट्रांसफर प्राइस, अगर हमारा कॉस्ट होता 100 तो यहां पर प्रॉफिट होता 25, राइट। तो ये ट्रांसफर प्राइस हो जाता 125, तो यहां पर 40,500 अगर कॉस्ट के सामने है तो कितना, राइट। इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके प्रॉफिट और ट्रांसफर प्राइस निकाल सकते हैं, राइट। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उस तरीके से आपको कंसीडर करना होगा, राइट। लॉजिक समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज लग सकता है, बट एक दो ऐसे चेंजेस की वजह से आपका आंसर अलग हो जाएगा। चलिए, तो ये प्रोसेस 1 अकाउंट था, इसका यहाँ पर उन्होंने समझाया हुआ है जो ऑलरेडी हमने कर लिया। अब बनाएंगे प्रोसेस 2 अकाउंट, इसमें भी पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट की कॉलम फॉर डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो लिखा जाएगा 9,000 है,
राइट। यहाँ पर 9000 है और बताया है कि 1500 क्या है, उसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है, क्योंकि प्रोसेस 2 में ऑलरेडी प्रोसेस 1 में से कुछ एलिमेंट आया है, कुछ गुड्स आए हुए हैं, तो 1500 रुपीज उसमें प्रॉफिट है, तो बाकी की जो अमाउंट है वो कॉस्ट होगा। तो 9000 का टोटल अमाउंट है, 7500 कॉस्ट है और 1500 प्रॉफिट है। बट प्रोसेस 2 के लिए कॉस्ट कितना है, 9000 ही है, क्योंकि वो प्रोसेस 1 का प्रॉफिट है। 1500 प्रोसेस 2 का प्रॉफिट नहीं है, वो प्रोसेस 1 का है या फिर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। प्रोसेस 2 के लिए कॉस्ट कितना है, 9000 ही है, उसको तो 9000 ही मिला होगा, जबकि एक्चुअल कॉस्ट कितना है 7500 और उसमें प्रॉफिट एलिमेंट है 1500, जो प्रोसेस 2 का प्रॉफिट नहीं है, तभी इसको डेबिट साइड पर लिखा है, राइट। फिर जो हमने प्रोसेस 1 अकाउंट बनाया उसमें से जो ट्रांसफर किया, राइट, 54,000, 40,500 और 13,000, ये सबसे पहले लिखेंगे। ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 54,000 टोटल अमाउंट, 40,500 कॉस्ट और 13,500। ये 13,500 भी प्रोसेस 2 का प्रॉफिट नहीं है, प्रोसेस 1 का प्रॉफिट है। प्रोसेस 2 के लिए कॉस्ट कितना है, 54,000। यहाँ पर डेबिट साइड पर जो टोटल अमाउंट है वही उसके लिए क्या हो रहा है, कॉस्ट भी वही हो रहा है, वो वही कॉस्ट हो रहा है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 2 में ये कॉम्प्लिकेशन आएगा, प्रोसेस 1 में नहीं आएगा, राइट। फिर जो हमें कॉस्ट के एलिमेंट्स दिए हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स को हम कंसीडर करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर लिखेंगे, उसके बाद प्राइम कॉस्ट में मिल जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल है 15,750, 15,750, उसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। डायरेक्ट वेजेस में भी 11,250, 11,250। यहां पर हमारा टोटल हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा हमें। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करेंगे, राइट, सिंपल। चलिए, फिर हमें यहां पर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4,500। अब यहां पर प्रोसेस 2 में क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ एलिमेंट होगा प्रॉफिट का, जैसे ओपनिंग स्टॉक में था। प्रोसेस 1 में ऐसा कुछ नहीं था, बट प्रोसेस 2 में ऐसा होगा। यहां पर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई स्टॉक इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। स्टॉक इन प्रोसेस जो है वो प्राइम कॉस्ट पर ही वैल्यू किए जाएंगे। हमारा जो 4500 का अमाउंट है ये टोटल अमाउंट है, कॉस्ट नहीं है, टोटल अमाउंट है। तो क्लोजिंग स्टॉक में हम लिखेंगे 4500। अब हमें इसका कॉस्ट और प्रॉफिट एलिमेंट निकालना होगा। ये हमें बताया कि भाई प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू किया जाता है, तो सी प्राइम कॉस्ट पर कितना है, 90,000 वैल्यू है, तो उसमें 75,000 कॉस्ट है और 15,000 प्रॉफिट एलिमेंट है। तो इसी को हम कंसिडर करेंगे कि भाई 90,000 के सामने 75,000 का कॉस्ट है, तो 4500 के सामने कितना, प्राइम कॉस्ट पर हमें वैल्यू करना है, तो 90,000 के सामने 75,000 का कॉस्ट है, जबकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4500, तो उसके सामने कितना कॉस्ट होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मिल जाएंगे 3750, ये हमारा कॉस्ट एलिमेंट होगा, और 750, इन दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा प्रॉफिट एलिमेंट, राइट। तो प्रोसेस 2 मतलब कि मिडिल प्रोसेस जो है, पहली प्रोसेस के बाद जो भी प्रोसेस आती है उसमें क्लोजिंग WIP में भी कुछ प्रॉफिट एलिमेंट होंगे जो ऑलरेडी प्रोसेस 1 में ऐड किए होंगे। तो उसको यहां पर बोला है कि भाई प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू करना है, कॉस्ट उसकी प्राइम कॉस्ट पर होगी। हमें जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो टोटल अमाउंट है इंक्लूडिंग प्रॉफिट। तो यहां पर हम प्राइम कॉस्ट में बताया है कि भाई मतलब हमने कैलकुलेट किया कि भाई 90,000 के सामने 75,000 कॉस्ट है, तो उसी को कंसिडर करके हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे कि भाई 90,000 के सामने 75,000 कॉस्ट है, तो हमारा जो 4500 का क्लोजिंग WIP है उसके सामने कॉस्ट कितना होगा, तो 3750, और 750 का हमारा प्रॉफिट एलिमेंट। सी यहाँ पर ये वर्किंग दिया हुआ है, आपको वर्किंग नोट दिखाना जरूरी है, वर्किंग नोट दिखाइए या फिर यहाँ पर ब्रैकेट में समझाइए, बट ये आपको मेंशन करना रहेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अब हमें जो कॉस्ट वाली कॉलम है उसमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो गया 79,500 और क्लोजिंग स्टॉक का है 3750। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि भाई रिमेनिंग कॉस्ट कितना है, तो 75,750, इतने कॉस्ट का हम नेक्स्ट प्रोसेस फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करेंगे। ये 75,750 ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट है, प्रोसेस 2 की कॉस्ट नहीं है। प्रोसेस 2 की कॉस्ट यहां पर 94,500 होगा, ये समझना जरूरी है।
प्रोसेस 2 की टोटल कॉस्ट अब तक कितना हुआ है 94,500, क्योंकि ये जो प्रॉफिट एलिमेंट है 1500 13,500, मतलब कि ये जो पूरा 15,000 है ये प्रॉफिट प्रोसेस 2 का नहीं है, प्रोसेस 1 का है। अब हमें जो बताया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 इज ट्रांसफर्ड टू फिनिश स्टॉक एट 20% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस। यहां पर हमें जो टोटल कॉस्ट है उसमें प्रोसेस 1 का प्रॉफिट है वो भी प्रोसेस 2 के लिए क्या है, कॉस्ट। प्रोसेस 1 का प्रॉफिट है वो प्रोसेस 2 के लिए क्या है, कॉस्ट है, तो उसको भी एज अ कॉस्ट ही कंसिडर करना रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मिडिल प्रोसेसेस में ही आएगा, पहली प्रोसेस में नहीं आएगा, बट बाकी की प्रोसेसेस में ही आएगा। तो एक्चुअल में प्रोसेस 2 का कॉस्ट 79,500 डेबिट किया, उतना नहीं है, 94,500 हमें कंसिडर करना होगा। प्रोसेस 2 का टोटल कॉस्ट 94,500 है। उसमें क्लोजिंग स्टॉक जो 4500 है उसमें भी भले ही प्रॉफिट एलिमेंट है, बट वो प्रॉफिट एलिमेंट भी किसका है, प्रोसेस 1 का है, तो वो प्रोसेस 2 का प्रॉफिट नहीं है। तो प्रोसेस 2 के लिए क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना है 4500। तो 94,500 जितना डेबिट किया है उसमें से जो क्लोजिंग WIP है 4500 उसको माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा कॉस्ट कितना 90,000। तो ये प्रोसेस 2 का एक्चुअल रिमेनिंग कॉस्ट कितना है जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया है, प्रोसेस 2 टोटल कॉस्ट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना हो जाएगा 90,000। यहां पर भी हमें सिमिलरली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो हमें मिलेगा ट्रांसफर प्राइस। यहां पर हमें बोला है कि भाई 20% प्रॉफिट ऐड करना है ऑन ट्रांसफर प्राइस, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि भाई ट्रांसफर प्राइस अगर 100 है तो प्रॉफिट होगा 20 और कॉस्ट होगा 80। तो 90,000 कॉस्ट अगर 80 के सामने है तो प्रॉफिट और या फिर ट्रांसफर प्राइस कितना होगा, राइट। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 90,000 डिवाइड बाई 80, राइट। तो हमें मिल जाएगा 1,12,500, राइट। 80 90,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 80, तो ये सॉरी प्रॉफिट हो जाएगा 22,500 और 22,500 प्लस 90,000 हम करेंगे तो हो जाएगा 1,12,500, राइट। तो आपको प्रॉफिट करना है कैलकुलेट, तो उसको 20 इंटू 90,000 डिवाइड बाई 80 करेंगे, राइट। इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, राइट। यहां पर सीधा वैल्यू कैलकुलेट किया है, तो यहां पर वैल्यू जो ट्रांसफर होगी नेक्स्ट प्रोसेस में वो होगा 1,12,500 और उसमें प्रॉफिट जो है वो प्रोसेस 1 एज वेल एज प्रोसेस 2 दोनों का मिलकर हो जाएगा 36,750। ये 1,12,500 प्लस 7,750 सॉरी 1,12,500 माइनस 7,750 तो हो जाएगा 36,750। हमें तो यहां पर प्रॉफिट 22,500 मिला। अब इन दोनों में डिफरेंस क्यों आया, सी यहां पर प्रोसेस 2 का प्रॉफिट कितना है 22,500 प्लस उसमें प्रोसेस 1 का भी प्रॉफिट ऐड करेंगे। प्रोसेस 1 का प्रॉफिट कितना है, यहां पर देखिए डेबिट अपने कितना किया हुआ है 15,000, तो उसको भी ऐड करना होगा, तो 22,500 प्लस 15,000, तो यहां पर हमारा जो टोटल हमारा प्रॉफिट होगा, राइट, प्लस उसमें से ये 750 भी माइनस करने होंगे, इसमें से माइनस करेंगे 750 जो क्लोजिंग स्टॉक का है, तो हमारा प्रॉफिट एलिमेंट मिलेगा जो हम फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करें 22,500 प्लस 15,000 माइनस 750 तो हो जाएगा 36,750। समझ में आ रहा है। तो यहां पर एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो अगर हमें जो प्रॉफिट मिलता है 22,500 उसको प्रॉफिट वाली कॉलम में हम क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, वैल्यू को ही पहले क्रेडिट करना है और फिर डिफरेंशियल अमाउंट जो है उसको, मतलब कि ये 36,750 उसको प्रॉफिट वाली कॉलम में क्रेडिट करना है। मतलब कि आपको वैल्यू पहले कैलकुलेट करना होगा, फिर जो आपको डिफरेंशियल अमाउंट मिलेगा वो प्रॉफिट में आएगा। प्रोसेस 2 मिडल वाली प्रोसेस में ये होगा, मिडल वाली या लास्ट वाली, पहली प्रोसेस के अलावा सभी में ये चीज आपको कंसिडर करनी रहेगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे किया हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहले हमने सी ये 94,500 टोटल कॉस्ट है फॉर द प्रोसेस 2, क्योंकि प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 का भी प्रॉफिट है, वो प्रोसेस 2 के लिए क्या है कॉस्ट है, तो 15,000 को भी हम एज अ कॉस्ट ही कंसिडर करेंगे। तो 94,500 टोटल कॉस्ट डेबिट हुआ है, उसमें से क्लोजिंग WIP कितना है 4500, उसको हटा देंगे तो हमें 90,000 का कॉस्ट मिलेगा। बट हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट फिनिश स्टॉक में कितने पर, ट्रांसफर प्राइस के 20%।
तो कॉस्ट अगर हमारा 80 है तो उसके सामने 90,000, तो हमारे 100 ट्रांसफर प्राइस के सामने कितना, तो वो मिल जाएगा 1,12,500 जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा 1,12,500, जबकि एक्चुअल कॉस्ट कितना है 75,750 जो के सामने निकाला था कॉस्ट की कॉलम है, उसमें जो बैलेंसिंग फिगर था वो, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा दैट इज 36,750। इसमें से 36,750 लिखना तो आपको वही है, बट उसमें से जो प्रोसेस 2 का प्रॉफिट कितना हो रहा है 22,500 जो हमारी फॉर्मूला से मिला था हमें, उसमें हमने 15,000 प्रोसेस 1 का प्रॉफिट ऐड किया, प्लस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में जो प्रॉफिट रहा 750 उसको माइनस किया, तो हमें मिल गया 36,750। तो वो किस तरह से आता है वो मैंने यहां पर समझाया। यहां पर जो आप प्रॉफिट कॉस्ट वगैरह निकाल रहे हैं वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का दिखा रहे हैं, इसीलिए यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है जिसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो देखिए यहां पर प्रॉफिट जो आया ना इस प्रोसेस का वो तो कितना है 22,500, क्योंकि उसमें 15,000 और 750 को एडजस्ट कर दिया इसीलिए। क्लियर, समझ में आ रहा है? इस तरीके से कंसिडर करना होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अब हम बनाएंगे फिनिश स्टॉक अकाउंट, इसमें भी पर्टिकुलर्स, टोटल, कॉस्ट और प्रॉफिट की कॉलम्स डेबिट और क्रेडिट के लिए बनाई जाएगी। इसमें हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 22,500 और उसमें प्रॉफिट कितना है 8250। तो वो सबसे पहले डेबिट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक 22,500, 14,250 कॉस्ट है, 8250 प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट में प्रोसेस 1 का भी प्रॉफिट है और प्रोसेस 2 का भी प्रॉफिट है, राइट। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो रहा है टिल फिनिश स्टॉक 8250। उसमें से प्रोसेस 2 में इस पीरियड में कितना ऐड किया, ये जो अमाउंट है 1,12,500 वाला वो लिखेंगे 1,12,500, 75,750 और 36,750 प्रॉफिट है। हमें यहां पर और क्या चीज दे रखी है कि भाई 11,250 का क्लोजिंग स्टॉक है और हमने सेल कितना किया है 1,40,000 में सेल किया है, राइट। और फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, 11,250 टोटल की अमाउंट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक में। अब हमें इसका कॉस्ट और प्रॉफिट एलिमेंट निकालना है, वो जितनी अमाउंट जिस अमाउंट पर प्रोसेस 2 में से ट्रांसफर किया उसी अमाउंट पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी। तो 1,12,500 के सामने 75,750 का कॉस्ट है और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 11,250, तो उसके सामने कॉस्ट कितना, सी यहां पर अमाउंट सिमिलर है, ये टोटल का 10% हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये कितना हो जाएगा 7575, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7575 आएगा। तो बाकी का एलिमेंट हो जाएगा प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? सेल की अमाउंट हमें बताई गई है 1,40,000, तो अब जो डिफरेंशियल अमाउंट टोटल ऑफ डेबिट है 90,000, उसमें से 7575 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा टोटल कॉस्ट 82,425। ये प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 सभी का कॉस्ट है। और वैसे ही प्रॉफिट में से भी कंसिडर हम करेंगे डिफरेंशियल अमाउंट। यहां पर एक 16,250 का प्रॉफिट आएगा। कैसे, सी यहां पर आप कैसे कर सकते हैं, ये प्रॉफिट हमें लास्ट में मिलेगा, ये जो प्रॉफिट डेबिट साइड पर है हम क्या करेंगे, ये जो 1,40,000 और 82,425 हमें मिल गया उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट। ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है 57,575। फिनिश स्टॉक का मतलब कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का अगर हम अलग कर दे तो डिफरेंशियल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 16,250। मतलब कि ये प्रॉफिट की जो क्रेडिट साइड पर कॉलम है 61,250, उसमें से हमें जितना डेबिट हुआ है, दो ही डेबिट हुआ होगा 8250 और 36,750, उनको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 16,250। ये फिनिश स्टॉक के लिए प्रॉफिट रहेगा। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार मैं बता दूं, ये डेबिट कैसे हुआ वो तो इजी है, समझ में आ गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक का हमें वैल्यू दिया था, टोटल था 11,250। समझ में आ रहा है? और बोला था कि भाई क्लोजिंग स्टॉक है वो जिस अमाउंट पर प्रोसेस 2 में से ट्रांसफर किया था उसी वैल्यू पर हमें वैल्यूएशन करना है। तो यहाँ पर 1,12,500 का कॉस्ट है 75,750 और हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 11,250, तो उसके सामने कॉस्ट कितना तो हो जाएगा 7575। इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट हो जाएगा 3675। सेल हमें बताया था 1,40,000। अब हम डेबिट कॉस्ट का डेबिट साइड पर टोटल हो रहा है 90,000, उसमें से ये 7575 निकाल देंगे तो हमें कॉस्ट एलिमेंट मिल जाएगा 82,425 सेल किया है उसका। इन दोनों का टोटल कॉस्ट और टोटल और कॉस्ट का डिफरेंस है,
कॉस्टिंग P&L में जो ट्रांसफर किया उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा 57575। इन क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे तो 61,250 प्रॉफिट की कॉलम का, उसमें से ये दोनों को डेबिट साइड पर 8250 और 36750 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16250। ये 16250 जो है वो फिनिश स्टॉक मतलब कि सेल कर रहे हैं तब कितना प्रॉफिट हो रहा है वो बताया है। ओवरऑल प्रॉफिट है 57575, बट उसमें प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों का ही प्रॉफिट एलिमेंट है। बट इस सेल किया उसमें फिनिश स्टॉक वाले डिपार्टमेंट का कितना प्रॉफिट हुआ 16,250। समझ में आ रहा है? ये एक एलिमेंट अलग है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। इसी का यहाँ पर वर्किंग दिया हुआ है और इस तरीके से हमारा फिनिश स्टॉक अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, राइट। और ये इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, ये इन डिटेल जो सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल होगा आपके इंटर के बाद, राइट, फाइनल के पहले, उसमें कवर अप किया जाता है। क्लियर? चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ थियरी, ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग क्या होता है? ऑपरेशन कॉस्टिंग भी प्रोसेस कॉस्टिंग का ही एक्सटेंशन कह सकते हैं, जहां पर एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग वेरिएंट्स, अलग अलग फीचर्स वाली चीजें बेची जाती है, उसमें ऑपरेशन कॉस्टिंग यूज किया जाता है। उसमें ऑलमोस्ट फॉर्मूला सेम होगी, राइट। उसमें प्रोसेस सारे ही एलिमेंट सारे ही प्रोसेसेस में से पास होते हैं, बट उसमें जो प्रोडक्ट है वो सेल की जाती है तब अलग अलग होती है, तो उसमें ऑपरेशन कॉस्टिंग यूज किया जाता है। The product costing system is used when an entity produces more than one variant of final product using different materials but with similar conversion activities. Activities जो है वो similar है, but variant जो है वो अलग अलग है, using different materials. Which means conversion activities are similar for all the products variants but materials differ significantly. Material अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि आइसक्रीम है तो आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी से वो जनरली प्रोसेस सेम करती है, राइट, बट उसमें फ्लेवर्स अलग अलग होते हैं। बटरस्कॉच हो गया, वेनिला हो गया, चॉकलेट हो गया, तो उसमें जनरली प्रोसेस सेम होती है बट जो मटेरियल है वो चेंज होता है। इसी के लिए ऑपरेशन कॉस्टिंग यूज किया जाता है। Operation costing method is also known as hybrid product costing system, as material costs are accumulated by job order or batch wise, but conversion cost, that is labor and overheads costs, are accumulated by department and process costing methods are used to assign this cost to product. मटेरियल जो है वो जॉब या ऑर्डर वाइज कि भाई चॉकलेट आइसक्रीम कितना बनाया, वेनिला आइसक्रीम कितना बनाया, उस हिसाब से, बट लेबर एंड ओवरहेड्स जो कन्वर्जन प्रोसेस है उसके लिए वो डिपार्टमेंट उस प्रोसेस में कितना टाइम गया, उसमें कितना काम किया, उसके हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। Moreover, under operation costing, conversion costs are applied to products using a predetermined application rate. This predetermined rate is based on budgeted conversion cost, जो जनरली हम ओवरहेड्स में हमने समझा था कि भाई predetermined rate निकाला जाता है और उसी को यूज किया जाता है कि हर बार हम ओवरहेड्स कैलकुलेट करके उसका रेट निकालकर उसको हम अज्यूम या फिर एक्चुअल बेसिस पर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो हमें बाद में पता चलता है। तो हमें जब प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब हमें सेल करना है, तब अगर हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट या फिर पीरियोडिकल रिव्यू करना है, तो उसके लिए प्रीडिटरमाइंड रेट है वो बेनिफिशियल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग टू ग्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट डीलक्स एंड प्रोडक्ट रेगुलर। बोथ द प्रोडक्ट पास थ्रू सिमिलर प्रोडक्शन प्रोसेस बट रिक्वायर डिफरेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल्स। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज एक्यूमुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जॉब और बेसिस ऑफ यूनिट्स ऑफ टू वेरिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट। ये डीलक्स और रेगुलर में जो मटेरियल जितना यूज होगा वो देखा जाएगा, वो जॉब या ऑर्डर वाइज निकाला जाएगा। बट द costs for conversion activities need not be identified with the product variants, as both the products require similar activities for conversion. लेबर ओवरहेड्स का काम सिमिलर ही होता है, तो उसमें उसको जॉब वाइज ऑर्डर वाइज नहीं करना है, उसको उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कर सकता है। Hence, conversion activity costs are accumulated on the basis of departments or process only. Examples of industry are ready-made garments, shoe making, jewelry, etc. सिमिलर समझ में आ रहा है? तो ये इंडस्ट्रीज आपको याद रखनी जरूरी है, एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं दिया हुआ, प्रैक्टिकल सिर्फ थियरी समझाई हुई है, राइट। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग है वो कंप्लीट होता है। हमने मॉड्यूल में से सारे ही कॉन्सेप्ट, सारे ही क्वेश्चंस, सारे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इलस्ट्रेशंस, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू जो था वो भी हमने कवर अप कर लिया है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। ये था हमारा पूरा चैप्टर
10 प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट हम चैप्टर 11 जो है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का कॉस्टिंग वो हम कवर अप करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द सेम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट सजेशन और रिव्यूज। अगर आप 7 दिन में ये देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।